+2 बायोलॉजी। कल हमने बेटा एंटीबायोटिक्स के रूप में पढ़ा, एंजाइम्स पढ़े हमने। एंजाइम्स के बाद हमने ऑर्गेनिक एसिड्स के और विटामिन्स के बारे में पढ़ा। तो कुछ प्रॉब्लम्स आई आपकी कि एंटीबायोटिक्स में रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स से आगे समझ नहीं आया। उसमें आपके पास कॉमनली समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है ऑर्गेनिक एसिड। एंजाइम और विटामिन्स को आप छोड़ दीजिए। एंजाइम्स आप पढ़ चुके हो पहले ही। एंजाइम में जो है वो नामकरण किया जाता है जिस टाइप का एंजाइम हो, जो +1 में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। पीछे पहले तो एज लगाया जाएगा, आपका जो भी सबस्ट्रेट होता है उसके पीछे एज लगा दीजिए, वो एंजाइम बन जाता है। फिर जिस तरह का एंजाइम होता है, अगर मान लीजिए किसी को तोड़ना है तो टोपोआइसोमरेज हो जाता है, जोड़ना है तो लाइगेज हो जाता है। एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आते हैं, कुछ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले आते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले आते हैं, कुछ रेनिन हैं जो काव काफ होते हैं, जो गाय का बछड़ा होता है उसके स्टोमक के अंदर वो प्रिपेयर होते हैं और उसका इस्तेमाल किया जाता है चीज़ वगैरह बनाने में। तो वो कुछ कॉमन एंजाइम्स हैं, उनको एक बार रीड कर लेना आप, ज़्यादा उसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन टॉपिक है आपका जो आपने मेंशन किया वो है ऑर्गेनिक एसिड्स। मैं आज दोबारा से करवा देता हूँ उसको। ऑर्गेनिक एसिड करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास 5 टाइप की एसिड्स हैं ऑर्गेनिक, और आपको क्या करना है वो ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से प्रिपेयर की जाती है या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको प्रिपेयर करता है, और उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रिपेयर करता है उसके बाद उनके फंक्शंस क्या हैं। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो आती है वो है आपकी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड देखिए, सिट्रिक एसिड जो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो नीट का एग्जाम हो, उनमें क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा कि सिट्रिक एसिड कौन से ऑर्गेनिज्म के द्वारा या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा सेक्रेट की जाती है। तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, ऑर्गेनिज्म जो सेक्रेट करता है कौन है वो बेटा, एस्परजिलस निगर। क्या नाम है उसका, एस्परजिलस निगर। तो ये आपका सिट्रिक एसिड है, ये एसिड्स हो गए, मैं इस तरफ एसिड लिखूंगा, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो उनको क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं, उनका नाम लिखूंगा। अब ये जो आपकी सिट्रिक एसिड है इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपका यूज क्या है इसके, यूजेस मेडिसिन में, जो डाइंग प्रोसेसेस होता है उनके अंदर, मिरर के सिल्वरिंग में, 1 2 और 3 इनके अंदर इसका इस्तेमाल किया। तो यहीं से आपका क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। या तो ये पूछ लिया जाएगा सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इनमें से ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको बताना है मेडिसिन में होगा या जो डाइंग प्रोसेस होता है, मिरर, सिल्वरिंग, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, या फिर तीनों होंगे और ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा आपके पास। और या फिर ये पूछा जाएगा कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका सिट्रिक एसिड को सेक्रेट करता है, तो उसका क्या नाम लिखोगे आप, एस्परजिलस निगर। क्या नाम लिखोगे, एस्परजिलस निगर। ठीक है। दूसरी जो आपकी एसिड आती है वो है आपकी एसिटिक एसिड। सेकंड कौन सी है, एसिटिक एसिटिक एसिड जो है वो आपकी सेक्रेट की जाती है एसिटोबैक्टर एसिटेट। एसिटोबैक्टर एसिटेट ये आपका ऑर्गेनिज्म हो गया जो इसको सेक्रेट करता है एसिटिक एसिड को, एसिटोबैक्टर एसिटेट। इसका यूज कहाँ पे होता है, यूज होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर। फर्स्ट है फार्मा इंडस्ट्री में, ठीक है। दूसरा यूज किया जाता है इसका कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट। तीसरा इस्तेमाल होता है इंसेक्टिसाइड्स के अंदर, इंसेक्टिसाइड्स में। और एक और यूज आता है इसका, और वो यूज है आपका प्लास्टिक्स बनाने। यह आप केमिस्ट्री के अंदर आपकी यूनिट है पॉलीमर, उसके अंदर आप पढ़ोगे प्लास्टिक्स के बारे में कि प्लास्टिक कैसे प्रिपेयर किया जाता है आपका। तो उसमें एसिटिक एसिड का रोल ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। एसिटिक एसिड जो है वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में मदद करते हैं। अब प्लास्टिक को आप देखते हो कितना हल्का होता है और वो अपने वजन के कई गुना ज़्यादा, कई हजार गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है।
ठीक है। अगर मान लीजिए 2 ग्राम की या 5 ग्राम की या 10 ग्राम की कोई पॉलीथीन है तो वो 2, 4, 5 किलो तक वजन उठा लेती है, तो 5000 गुना तक वो वजन उठा लेती है आपकी। तो ये प्लास्टिक्स के अंदर इस्तेमाल होती है, जो क्या करती है उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वेट को होल्ड कर सके। ठीक है, तो ये 2 आपकी कौन सी हो गई, एसिड्स हो गई। बाकी 3 और करते हैं हम। सेकंड आता है इसके अंदर, सॉरी थर्ड, लैक्टिक एसिड। ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, देखिए ऑर्गेनिज्म होगा आपका लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। यूजेस देखें इसके हम, यूजेस देखिए, यूजेस होते हैं बेटा इसके पोटैटो स्टार्च के अंदर और फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट, इसका इस्तेमाल होता है फर्मेंटेशन के अंदर। किसका, कॉर्न का, आपका स्टार्च का, और दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट हैं उन सभी का फर्मेंटेशन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उस फर्मेंटेशन से ही आपकी क्या प्रोड्यूस्ड होती है, लैक्टिक एसिड। तो अगर आपसे कोई पूछे लैक्टिक एसिड जो है किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, तो वो कौन सा है, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। ठीक है। चौथी जो आपकी एसिड आती है वो कौन सी है, साइक्लोस्पोरिन ए। ये आपकी ऑर्गेनिक एसिड है और ये प्रिपेयर की जाती है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये आपका इसका ऑर्गेनिज्म है जो प्रिपेयर करता है इसको। एक तरीके से फंगस हो गई जो साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है। और इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है इम्यूनो सुप्रेसर इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, इम्यूनो सुप्रेसर में इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो, किडनी ट्रांसप्लांट करनी हो, दूसरा कोई ऑर्गन, तो उनके अंदर साइक्लोस्पोरिन ए ऐड किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, ताकि उनकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उस ऑर्गन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स ना प्रोड्यूस करे, उसके अगेंस्ट बी सेल या टी सेल प्रोड्यूस ना करे, ताकि आपकी बॉडी के उस ऑर्गन को कोई हार्म ना पहुंचे जो आपके अंदर ट्रांसप्लांट किया गया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सभी की बॉडी जो है वो तो नहीं करती, लेकिन कुछ एक ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, चाहे वो सेम ब्लड ग्रुप का ही क्यों ना हो। तो उस रिएक्शन को रोकने के लिए, उस इम्यून सिस्टम को रोकने के लिए आपका क्या किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए ऐड किया जाता है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और वो क्या करता है, इम्यूनो सुप्रेसर का काम करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर। ठीक है। और लास्ट जो आता है आपका वो है स्टेटिन। ये आपका तैयार किया जाता है स्टेटिन जनरली मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस। ठीक है, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है स्टेटिन, मोनास्कस परप्यूरियस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। और इसका काम होता है क्लॉट ब्लस्टर का। जो कार्डियक अरेस्ट आता है जनरली लोगों को, और जिनको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं कार्डियक अरेस्ट आने के बाद, तो डॉक्टर सबसे पहले जाते ही क्या करता है, स्टेटिन का इंजेक्शन लगाता है। स्टेटिन क्या करता है, जो आपकी आर्टरीज के अंदर या वेन के अंदर, जनरली आर्टरीज के अंदर जमा होता है, आर्टरीज के अंदर अगर मान लीजिए कोई क्लॉट बना हुआ है तो उस क्लॉट को क्या कर देता है, डिसोल्व कर देता है, ताकि जो ब्लड है वो आसानी से फ्लो कर सके। ठीक है, तो ये काम किसका हो गया, आपका स्टेटिन का। तो ये 5 ही टाइप की ऑर्गेनिक एसिड्स थी जो कल हमने डिस्कस की थी, आज दोबारा से मैंने डिस्कस कर दी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी आज ये। तो आज का जो आपका टॉपिक था वो मैं डिस्कस करता हूँ। छोटा ही टॉपिक है, आसान टॉपिक है। देखिए कौन सा है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट किसका है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। देखिए सीवेज जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे अर्बन जो इलाके हैं
अर्बन जो एरियाज हैं उनके अंदर बहुत बड़ी समस्या है सीवेज की। जो सीवेज वाटर है उसको कहाँ पे डाला जाए, उसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो हमारे कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा इन्वेंशन किया कि हम माइक्रोब्स की हेल्प से उस सीवेज वाटर को ट्रीट करके उसमें से हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करके और उस पानी को दोबारा से यूजेबल बनाया जा सके, या चाहे वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज किया जा सके या फिर उसको फिल्टर करके या रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा उसको हम क्या कर सके, दोबारा से पीने योग्य ड्रिंकिंग वाटर बना सके। तो उससे क्या होगा, जो आपके सीवेज डायरेक्टली या तो नहरों में डाले जाते हैं, कैनाल्स में डाले जाते हैं, या नदियों में डाले जाते हैं, या फिर पॉन्ड्स या तालाब में डाले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उन नहरों के अंदर या फिर तालाब के अंदर या नदियों के अंदर जो दूसरे आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या समस्या होती है उसमें, जब सीवेज आप ऐड करते हो तो क्या इंक्रीज हो जाती है BOD। क्या इंक्रीज होती है बेटा? BOD। ठीक है, ये BOD क्या होती है? BOD होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी वैल्यू जो है कब बढ़ती है? जब आपका पोल्यूटेड हो जाता है वाटर। वाटर के अंदर अगर पोल्यूशन होगा, उसके अंदर आप ऐसी चीज़ें ऐड करोगे, सीवेज ऐड करोगे या कुछ दूसरा ऐसे सब्सटेंस ऐड करोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके अनारोबिक बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ होगी और वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो सर्वाइव कर नहीं सकते, तो वो जो मटेरियल ऐड किया जाता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है पानी के अंदर से। तो पानी में ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की, और उसे हम क्या कहते हैं, BOD या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वाटर क्या है, पॉल्यूटेड। चाहे वो दिखने में साफ सुथरा हो, लेकिन अगर BOD की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब वाटर क्या है, पॉल्यूटेड। अगर BOD की वैल्यू लो है तो इसका मतलब वाटर कैसा है, साफ है, फ्रेश है आपका। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो वैल्यू है वो कितनी है, कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा है तो पॉल्यूटेड है, कम है तो आपका फ्रेश है। ठीक है, तो जो आपकी सीवेज की समस्या है अर्बन इलाकों में, उसको दूर करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो आपके इन्वेंट किए गए और उनके अंदर माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया गया, ताकि माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके हम क्या कर सके, उस सीवेज को ट्रीट कर सके, उसमें से हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या कर सके, रिमूव कर सके। ठीक है, तो ये जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट होता है ये आपका 2 स्टेप्स के अंदर पूरा होता है। और वो 2 स्टेप्स कौन कौन से होंगे, देखिए जनरली 2 स्टेप्स जो हैं, एक तो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। कौन कौन से होते हैं, एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और एक कौन सा होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा कौन सा हो गया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या किया जाता है, देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपका जो भी आपके म्युनिसिपल वेस्ट होता है, हाउस होल्ड वेस्ट होता है, जो आपका सीवेज वेस्ट बनके आपका ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर लाया जाता है पाइप्स के द्वारा, या जो भी आपका फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसके द्वारा, अंडरग्राउंड पाइपलाइन है तो उसके द्वारा, या फिर दूसरे जो आपके नाले वगैरह बना के ट्रीटमेंट प्लांट तक उसको पहुँचाया जाता है। पहुँचाने के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होगा बेटा, फिल्ट्रेशन का। ठीक है, फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, छानते हैं, उसमें पॉलीथीन वगैरह हैं या आपके बड़े कंकड़ पत्थर हैं, उनको हम एक पतली जाली में से छान लेते हैं, तो वो पॉलीथीन बड़े कंकड़ पत्थर जो है पीछे रह जाते हैं, सिर्फ जो पानी है जिसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट घुला हुआ है वो आगे चला गया। पॉलीथीन और बड़े कंकड़ पत्थर या बड़े वेस्ट जो है वो अलग हो गए। सेकेंड प्रोसेस इसके अंदर किया जाता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या किया जाता है, जो अब पॉलीथीन कंकड़ पत्थर अलग किए गए हैं उस पानी को कुछ देर के लिए एक टैंक के अंदर डाला जाता है। टैंक के अंदर डालने से क्या होता है, उसके अंदर मिट्टी या जो हैवी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो आपका बॉटम के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और सिर्फ जो वाटर सोल्यूबल आपके ऑर्गेनिक वेस्ट है वही उस पानी के अंदर बचे रहते हैं। तो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को, ये जो पानी के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट घुला हुआ है उसको हम क्या करते हैं, ग्रिट मानते हैं। क्या मानेंगे, ग्रिट। और उस ग्रिट को फिर क्या किया जाता है, स्लज के रूप में, किसके रूप में, स्लज के रूप में, इफ्लुएंट, ये आपका किसके अंदर एंट्री कर जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के। प्राइमरी ट्रीटमेंट यहीं तक का था, सिर्फ आपके 3 ही प्रोसेस थे इसके अंदर। पहला फिल्ट्रेशन, पॉलीथीन और बड़े जो कंकड़ पत्थर हैं उनको छान के अलग कर लिया जाए।
दूसरा है सेडिमेंटेशन, किसी एक टैंक के अंदर डाल के उस ऑर्गेनिक वेस्ट घुले हुए पानी को, उसमें मिट्टी या जो हैवी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बॉटम में जमा हो जाए, और जो वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ग्रिड मान के या स्लज मान के हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, इफ्लुएंट के अंदर, और इफ्लुएंट को एक पाइप के द्वारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या होता है, जो सबसे पहले अनारोबिक बैक्टीरिया और उसके बाद आपका एरोबिक बैक्टीरिया, दो तरीके से आपके ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, दो तरीके से किया जाएगा। पहला है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर कि जो इफ्लुएंट आया है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और वो दो पार्ट्स कौन से होते हैं, एक तो एरिएशन टैंक और एक कौन सा होता है, सेटलिंग टैंक। एरिएशन टैंक और दूसरा कौन सा है, सेटलिंग टैंक। एरिएशन टैंक और दूसरा कौन सा है, सेटलिंग टैंक। दोनों एरिएशन टैंक में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई की जाती है। फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई होने से क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया वहां पे एक्टिवेट होते हैं, और वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट सोल्यूबल है उसको वो क्या करते हैं, धीरे धीरे डिग्रेड करते हैं। ठीक है, सेटलिंग टैंक में क्या होता है, अब भी अगर कुछ मिट्टी बच गई है या हैवी ऑर्गेनिक वेस्ट बच गया तो वो उसके अंदर आपका क्या हो जाता है, डिपॉजिट। दोनों में ही आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इनमें से आपका सेकेंडरी सेटलिंग के अंदर दोनों का सेकेंडरी सेटलिंग टैंक इसके अंदर भेज दिया जाता है दोनों के द्वारा। अब इसके अंदर देखा जाता है, इसका चेक किया जाता है बीओडी, अगर बीओडी नॉर्मल है तो इसको रिवर के अंदर बहा दिया जाता है। अगर अब भी इसका बीओडी हाई है तो फिर क्या किया जाता है, इसको एक्टिवेटेड स्लज ऐड करके, एक्टिवेटेड स्लज का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर अनारोबिक बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं एक्टिवेशन के लिए। स्लज को, जो स्लज है आपका ऑर्गेनिक वेस्ट जो घुला हुआ है पानी के अंदर, वाटर सोल्यूबल है, उसको एक्टिवेट करने के लिए अनारोबिक बैक्टीरिया का एक इनोकुलम ऐड किया जाता है। इनोकुलम ऐड करने के बाद अनारोबिक डिग्रेडेशन होता है, अनारोबिक डिग्रेडेशन, और इस अनारोबिक डिग्रेडेशन के बाद आपका जो बचा हुआ ऑर्गेनिक वेस्ट है वो भी आपका कंप्लीटली डिग्रेड हो जाता है, और अब जो वाटर है वो रिवर्स के लिए अनहार्मफुल हो जाता है, या उसके ऐड करने के कारण बीओडी इंक्रीज नहीं होती। जैसे ही अनारोबिक डिग्रेडेशन होता है दोबारा से बीओडी की मात्रा चेक की जाती है। अगर बीओडी की मात्रा नॉर्मल है तो फिर आपका क्या किया जाता है, इसको रिवर्स के अंदर बहा दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, दो फायदे होते हैं, एक तो आपका पर्यावरण का नुकसान नहीं होता, और जो वाटर वेस्ट होता है हाउस होल्ड के अंदर या म्युनिसिपल वेस्ट में या सीवेज वेस्ट के अंदर, उसको दोबारा से यूज करने योग्य बना दिया जाता है। तो ये दो फायदे हैं आपके सीवेज ट्रीटमेंट के, और इसी तकनीक के ऊपर जो पहले आपने सुना होगा, गंगा और यमुना नदी बहुत ही पोल्यूटेड हो गई थी। किस वजह से हो गई थी, उनमें इंडस्ट्रीज का वेस्ट भी आता था, उसमें म्युनिसिपल वेस्ट भी आता था, तो वो क्या करते थे, बीओडी इंक्रीज कर देते थे, तो उसकी वजह से जो आपकी फिशेज थी उन नदियों के अंदर या दूसरी एक्वाटिक लाइफ थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया, चाहे वो कंपनी हो चाहे म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है, नगर परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, उनके लिए कंपलसरी कर दिया कि आप ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, उसके बाद ही आप पानी को रिवर के अंदर या कैनाल के अंदर डाल सकते हो। तो सभी ने उस पर अमल किया, सभी जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, किसी ने लगा लिया है, किसी का अभी अंडर प्रोसेस है, और बहुत जल्द ये सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हमारी जो नदियां हैं, जिनको जीवन दायिनी नदियां कहा जाता है, क्योंकि ये मैदानी इलाकों से होकर गुजरती हैं और उपजाऊ बनाती हैं मैदानी इलाकों को, तो अगर मान लीजिए इनको हम पोल्यूटेड कर देंगे तो वो पोल्यूशन वापस हमारी मिट्टी में आएगा, और उस मिट्टी से वापस अनाज के रूप में हमारे पास आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन नदियों को अनपोल्यूटेड रखना है, और वो कैसे रख सकते हैं हम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो ये आपका माइक्रोब्स का रोल था सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। आज के लिए इतना ही, कल हम जो है आपका माइक्रोब्स का रोल पढ़ेंगे हम बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेंशन कर देना। आज जो है आपकी फेसबुक पे लाइव क्लास नहीं चलेंगी, आज यूट्यूब पे मैं डालूंगा इसको, तो यूट्यूब पे आप लिंक भेज दिया जाएगा, उसमें आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।